बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का अगर हम तस्करा करें तो 300 दिन से ज़ायद अरसा हो गया है कि जब भारत ने अपनी बर्बरियत, गासबियत और जो नाम निहाद उसकी सेकुलरिज्म का चेहरा था, उसका जो असल भयानक चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। जो कुछ उसने मकबूजा कश्मीर में किया है, शायद अगर हम उसकी लिस्ट लेके बैठें तो ये प्रोग्राम का दुरानिया कम हो जाएगा लिस्ट गिनवाने में। इतने ज़्यादा इक़दामात भारत ने किए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर इस सारे अरसे में। जो पिछले 70 साल में जो कुछ होता रहा है, जो मजलूम कश्मीरियों के साथ जुल्म रवा रखा जाता रहा है इस भारतीय रियासत की तरफ से, वो तो अलग है। लेकिन अगर सिर्फ इन 300 दिनों का अहाता कर लें तो हमें मालूम पड़ेगा कि दुनिया में जो भी वर्स्ट प्रैक्टिसेस इंसानियत के हवाले से हो सकती हैं और माजी में जो नाज़िज़्म का जो वर्स्ट प्रैक्टिसेस रही हैं, वो तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके एक मजमुआ बना के तो भारत ने अपने गासिबाना कावानीन के ज़रिए और अपनी जाबरियत के ज़रिए वो मकबूजा कश्मीर और ख़ास तौर पर वैली के मुसलमानों पर उसको आजमाया है। स्टार्ट कर लेते हैं जनाब। 35A 370 वहां से मामला शुरू होता है। स्पेशल स्टेटस को खत्म किया जाता है यूनिलैटरली, यानी खुद से ही पहले स्पेशल स्टेटस दिया, फिर बाद में इसको खत्म कर दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जनाब मुख्तलिफ इक़दामात करते हुए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है, यानी उसके स्टेट का दर्जा ख़त्म करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। फिर यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया जाता है और उसके बाद यहाँ की जो थोड़ी बहुत जो सूरत हाल थी, जो प्रो इंडियन ही पॉलिटिशियंस थे वो तमाम पाबंदे सलासल होते हैं। हुर्रियत रहनुमा तो पहले से ही पाबंदे सलासल हैं। इसके साथ साथ फिर लैंड एक्विजिशन का मामला होता है, उसके साथ फिर डोमिसाइल एक्ट के हवाले से मामला सामने आते हैं। फिर ये नाम निहाद बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने की कोशिश करते हैं, नीज वो तमाम के तमाम एक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से इन्हें तसल्लुत हासिल हो सके। अब मकासद क्या है जी? इसमें मकासद ये थे कि जो आबादी का तनासुब है, यानी वैली के अंदर इस वक्त जो है, अगर आप देखें तो ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, या मेजॉरिटी आप कह सकते हैं मुसलमानों की है। जम्मू के अंदर जो है तकरीबन 60-40 का रेशियो है, वहाँ पे 40% मुसलमान है। और लद्दाख का जो मामला जो है वो पहले ही सामने आ चुका है। मकासद ये थे कि जितनी जल्दी हो सके और जितनी हद तक हो सके यहाँ पे आबादी के तनासुब को तब्दील करना है। और उसके बाद हम ये भी आज के इस प्रोग्राम में देखने की कोशिश करेंगे कि नतीजा क्या निकला है। यानी पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स की हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा बहुत जो जगाया गया है, उनकी ज़मीर को झंझोड़ा गया है, वो किस हद तक हम झंझोड़ पाए हैं और इंडिया किस हद तक कामयाब हुआ है अपने उन मकासद के हुसूल के लिए इन 300 दिनों के अंदर। आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी वो क्या कर रहा है और हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा हमारे पास रेलेवेंट पैनल मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है सरदार अब्दुल राजिक साहब ने। नामवर जो हैं वो वकील भी हैं और कश्मीर के हवाले से बड़े वोकल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और सीनियर हुर्रियत रहनुमा जनाब हमीद लोन साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमीद लोन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद जी, हमीद लोन साहब, नेचुरली आपसे ही बात बनती है। 300 दिनों का अहाता करें जी। इस वक्त तक भारत ने जो जो मकासद हासिल करने के लिए ये इक़दामात किए थे, उसमें उसे किस हद तक कामयाबी हुई है और हम उसे कितना रोक पाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 रोज गुजर गए हैं 5 अगस्त के बाद आज तक, जब मोदी ने मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में जो इक़दामात उठाए, उसके बाद एक नई सूरत हाल ने वहाँ जन्म लिया। फौजी जमा में इजाफा हुआ, वहाँ पर ज़राई इब्लाग मवासलात के इदारों पर कदगनें लगाई गई, इंटरनेट को मुअत्तल किया गया और दुनिया को कश्मीर के साथ मुकम्मल जो है मुनक़ता किया गया। जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अंदरून रियासत और बैरून रियासत राब्ता जो उनका था वो मुनक़ता हो गया है। वहीं हिंदुस्तान ने वहाँ पर कत्ल गारत भी जारी रखी। वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से काम उन्होंने किया। जब आर्टिकल 370-35A के रिवोक के बाद उन्होंने एक ऐसा अमल वहाँ शुरू किया
जो सिक्योरिटी कौंसिल के करारदादों के भी मुनाफी था और अक़वाम मुत्तहिदा के आइन और कानून के खिलाफ भी था। वहीं मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इस जुल्म जबर और जारहाना जो रियासती दहशतगर्दी थी उसके खिलाफ सिसपलाई दीवार की तरह खड़े रहे। वहां पर हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर निकल आए, कायदीन, उनको गिरफ्तार किया गया, पैलेट्स का यूज किया गया, जो लिथल वेपन्स था उसका यूज किया गया। इसी तरह से हिंदुस्तान ने हर तरह से कश्मीरियों को दबाने की मजमूम कोशिश की, ताहम वो उसमें नाकाम रहा। जहां हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता था मसला कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए, मगर इस इकदाम ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाया। जहां सिक्योरिटी कौंसिल के 2 इजलास हुए, फिर आलमी रहनुमाओं के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो भी हिंदुस्तान के लिए अनकंफर्टेबल था। वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का जो यूएन जनरल असेंबली से एड्रेस था जिसको सराहा गया, और मसले कश्मीर के हवाले से जहां दुनिया को खतरात से आगाह किया गया, वहां जो खदशात थे उससे आगाह किया गया, और सिक्योरिटी कौंसिल ने इस पे जब 2 दफा इजलास किया, तो ये इस चीज की गमाज है कि मसले कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी जो डिस्प्यूट है। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का कई मरतबा सालसी की बात करना, ये हमारा मामला रिकॉग्नाइज है। और हिंदुस्तान जो पिछले 72 साल से इसको इंटरनल मामला कहता था, बायलैटरल इशू कहता था, वहीं बैनुल-अक़वामी बरादरी ने उससे कहा कि ये मसला जो है ये बैनुल-अक़वामी मतनाज़ा इलाका है, इसका फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। आज भी अगर आप देखें हिंदुस्तान जहाँ कोविड-19 जो पैंडेमिक है, जहाँ दुनिया इसके अगेंस्ट फाइट कर रही है, मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में उनकी जो फोर्सेज है वो अंगेज हैं कि वहाँ किस तरह से लोगों को मारा जाए। चले पहले हम जरा इन 300 दिनों का अहाता कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अभी इस वक्त क्या हो रहा है। सरदार साहब, इन 300 दिनों में क्या कोई बर्बरियत की कार्रवाई रह गई है हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से? 9 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है। इसमें हिंदुस्तान ने एक तो उनका बुनियादी मकसद ये था कि एक तो इस तहरीक को दबाना, दूसरा वो वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाना और वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी को अक़लियत में तब्दील करना, और कश्मीरियों को बिल्कुल आइसोलेट करके तो दुनिया से बिल्कुल मुनक़ते कर देना, और वहाँ पे दुनिया को ख़बर भी ना हो और वो उसको जो कश्मीरियों को वहाँ पे कर्ब करे और उनकी जिद्दोजहद को कुचल डाले। लेकिन जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुए। जितना हिंदुस्तान ने बर्बरियत के मुख्तलिफ हथकंडे वहाँ इस्तेमाल किए, उतना ही ये मसला दुनिया में उजागर होता गया। और दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे जो जहाँ पाकिस्तान की और दीगर जो हमारे ममालिक थे जो कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते थे, उनकी बड़ी कोशिशों के बावजूद दुनिया टस से मस नहीं हो रही थी। लेकिन हिंदुस्तान के अपने इक़दामात इस कदर जाबराना और जालमाना थे कि इस पर दुनिया ने खुद नोटिस लेना शुरू कर दिया, और यूनाइटेड नेशन में, यूरोपीय यूनियन में, इंसानी हुकूक के इदारे, OIC और जितने भी बड़े बड़े इदारे दुनिया के अंदर हैं, सब ने इस मामले का नोटिस लिया और इसके ऊपर बहस मुबासे भी किया और कश्मीरियों का कंसर्न जो है वो शो किया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने यानी जुल्म व बर्बरी का कोई हथकंडा ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। 4-5 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल का बुजुर्ग आदमी उनके जुल्म से महफूज नहीं था। नौजवानों को चुन चुन के वो उठा के घरों से वो लेके जाते थे और उनको मारते रहे हैं। और अभी आप देख लें कि अभी चंद दिन पहले एक दिन में 13 नौजवानों को पुंछ में और मैंडर में और राजपुर जोरबी में वहां पे शहीद कर दिया। हालांकि जो तहरीक का ज्यादा मरकज है वो वादी में था, वहां एक दिन में 13 आदमी को शहीद कर दिया। और फिर उसके बाद फिर 2 दिनों कल पुलवामा में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। वो मसलसल यानी वो लोगों को वहां मार रहे हैं, नौजवानों को घरों से उठा रहे हैं, और एक तरफ कोरोना की वजह से लोग मुसीबत में मुबतला हैं और उनको हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई उनको अद्वियात नहीं फराम हो रही, उनको खुराक नहीं फराम हो रही। एक कंप्लीट लॉकडाउन वो है। दूसरा लॉकडाउन जो हिंदुस्तान ने खुद 5 अगस्त से शुरू कर दिया था 2019 से। तो ये इस तरह की हथकंडों से उन्होंने फिर लॉज तब्दील किए, डोमिसाइल लॉ चेंज किया, उससे पहले आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को तब्दील करके कश्मीर की जो जी हाँ वो उनकी कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान जिस तरह के इक़दाम कर रहा है, और कश्मीर के अंदर ही नहीं, उसका रिएक्शन हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है। जो मोदी सरकार की पॉलिसी है, हिंदू ज़हनियत है जिस तरह की, हिंदुत्वा की जो पॉलिसी है, आप अभी चंद दिन पहले बंगलोर में जो हिंदुस्तान का शहर है, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर से ये आवाज़ रही, कश्मीर में तो ये लग ही रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे,
लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सिर्फ इस बुनियाद पे लग रहे हैं कि जिस तरह वहां पे तमाम जो अक़लियतें हैं और मुसलमान खास तौर पर उसका निशाना है, तमाम अक़लियतों को वहां पे हिंदू जो बर्बरियत है उसका निशाना बनाया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। लोन साहब, इन 300 दिनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने वो तमाम इकदाम जो कि उसके ऑन कार्ड्स थे, वो तमाम इकदाम कर लिए और अभी और भी इकदाम हो रहे हैं। हम किस हद तक उसको रोक पाए हैं? आपने दुनिया की भी बात की थी, दुनिया ने ये रियलाइज तो जरूर किया कि इस पर ये कोई मसला है, इस पर बात करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सालिसी की बात की, इंडिया ने कहा जी कि इंटरनल मामला है, हम सालिसी की बात कबूल नहीं करते। फिर वो उन्होंने कहा जी अगर दोनों को कबूल होगा तो हम करेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास होते हैं लेकिन बेनतीजा खत्म हो जाते हैं, कोई चीज सामने नहीं आती। क्या दुनिया ने उस तरह रिस्पॉन्ड किया है जैसे दुनिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था? क्या दुनिया भारत को इन इक़दामात से रोक पाई है? 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल बनी, वहीं अगर हम देखें, हिंदुस्तान ने एक ऐसा मंसूबा वहां बनाया था जेनोसाइड का, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल करना था, मारना था। मगर पाकिस्तान की सफारती काविशों ने और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़ियादत ने हिंदुस्तान को ये कत्लेआम करने से रोक दिया है। आज भी अगर आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान के पास एक अलग क़ियादत है इमरान खान साहब की शक्ल में। इमरान खान साहब, दुनिया के अंदर उनकी एक सॉफ्ट इमेज है, उनकी जो लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया में बड़ा फॉलोअर है, उनका फ़ैन है। वहीं हमारी जो डिप्लोमेटिक टीम है वो भी ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है जो कश्मीर पे इदराक रखते हैं, जो बैन अक़वामी बरादरी को समझा सकते हैं। आज के दौर में हमने दुनिया के पास जाना होगा। हमारी जो डिप्लोमेटिक जो लड़ाई है उस फ्रंट पे हमने जारहाना अंदाज में काम करना होगा। वही मकबूजा कश्मीर में अगर आप देखें, वहाँ भी लोग चौथी नस्ल में ये ट्रांसफ़र हो गई तारीख आज़ादी, वो किसी भी सूरत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी सूरत वो हिंदुस्तान के इस तसल्लुत को, इस जुल्म को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और वो देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। ताहम आज की इस डेट में हमारे पास ऐसी क़ियादत है जो आलमी रहनुमाओं को इस हवाले से अवेयर कर सकती है, दुनिया के पास जा सकती है और इस हवाले से हमने काम करना होगा। और मैं समझता हूँ कि खान साहब जो हैं वो जहाँ कश्मीर के हवाले से गाहे बगाहे स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके जो ट्वीट्स आते हैं वो हिंदुस्तान के लिए अनकम्फर्टेबल है। इससे पहले हमने देखा कि जो साबका हुकूमत थी इस तरह जो डिप्लोमेटिक फ्रंट में काम नहीं कर रही थी बेनज़ीर साहिबा के बाद। ताम आज हम जहां डायस्पोरा हमारा है उनसे हमने काम लेना होगा। हमारा जो पाकिस्तान जो पार्लियामेंटेरियंस है, कश्मीर के पार्लियामेंटेरियंस या जो हुर्रियत की आदत है, मुश्तरका तौर पे दुनिया के पास जाएं और OIC को भी फॉलो करने क्या कर रहा है ये हम देखेंगे, अभी बात कर लेते हैं। सरदार साहब, स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, नहीं रोक पाए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू कर दिया, नहीं रोक पाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तैनात कर दिए, नहीं रोक पाए। मुतादिद इक़दाम हैं जो उन्होंने किए हैं, वो किए, दुनिया नहीं रोक पाई। हम कितने कामयाब हुए हैं इंडिया को रोकने के लिए, उसकी क्या कहते हैं कि फिस्ट उसकी और उसका हाथ रोकने के लिए कि किसी इकदाम से, ताकि कश्मीरियों के लिए थोड़ा ईज आउट हो सके, इन 300 दिनों के अंदर अहाता करें। लॉन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हिंदुस्तान के अज़ाइम में सिर्फ यही नहीं थे कि वो इसका स्पेशल स्टेटस छीन के तो वो बैठ जाएगा। उन्होंने उसके बाद जो मुख्तलिफ इक़दाम किए और उनका एक बड़ा अहम ये भी था कि वो कश्मीर के लोगों को सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में उनका जेनोसाइड करके तो इस तहरीक को ताकत के जोर के ऊपर कुचल डालेंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने और दुनिया ने कश्मीर के हवाले से एक आवाज़ बुलंद की और हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हुआ, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान ने वो उस अपने जो जेनोसाइड का जो मंसूबा था वो उस लेवल के ऊपर वो नहीं कर सका। अगरचे वो इक्का दुक्का वाक़यात करते हैं, लोगों को मारते हैं, नौजवानों को कुचलते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं, सारी बात है, लेकिन वो जिस पैमाने का और जिस तरह का, जिस ग्रेविटी के साथ उनका एक प्लान था कि वो एक जेनोसाइड करेंगे, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। एक बात। दूसरा ये है कि ये कोरोना वायरस के एक जो आलमी वबा आई है, इसकी वजह से भी थोड़ी सी तवज्जो दुनिया की कश्मीर से हटी है और इसका भी फ़ायदा उठाने की हिंदुस्तान ने कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद हिंदुस्तान का जो चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है इस वक्त,
वो शायद माजी में नहीं था। आज अमेरिका के अंदर भी हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है, और यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर जो हिंदुस्तान का जो भयानक चेहरा है ये एक्सपोज होकर सामने आया है। और आप लेकिन यूरोपीय यूनियन की रेजोल्यूशन जो है उसका क्या बना, वो तो अभी तक मुंतजर ही हैं। जब से यूके के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अलहदा हुए हैं, और उसके बाद से आप देखें उस रेजोल्यूशन, वो बड़ी स्ट्रांग रेजोल्यूशन थी। अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाती तो उसके बाद हम ये कह सकते थे कि वाकई यूरोपियन ब्लॉक की तरफ से भी बहुत बड़ा एक जो है पैगाम मिला है, जबकि इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। वो एक आइडियल सिचुएशन थी, अगर ये हो सकती तो एक आइडियल सिचुएशन थी कि दुनिया को इस लेवल के ऊपर काम करना चाहिए लेकिन था। बदकिस्मती से नहीं, लेकिन बदकिस्मती से ऑब्वियसली दुनिया के अपने मकासद हैं। मकासद ठीक। लोन साहब, हिंदू राष्ट्र बन चुकी है, इसमें कोई इनकार नहीं है। हम ये कहते रहें कि जी हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, तरफ वाला काम तो खत्म हो चुका है ना। मुसलमानों के साथ इंडिया में जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है वो सामने सब कुछ है, जो कि हिंदुत्व सोच के हामिल लोगों को जितनी आजादी है जो कुछ करने की अकलीतों के खिलाफ वहां पे, तो ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब ये हिंदू राष्ट्र से हम कोई खैर की उम्मीद तो रख नहीं सकते। अब हमने करना क्या है, कैसे इनको रोकना है फर्दर? दुनिया को जगा दिया, जमीर भी झंझोड़ दिया और रियलाइज करवा दिया भाई मसला है। उन्होंने कहा जी मसला है, मसला है। अब रोकना किसने है और कैसे रोकेंगे इसको? जहां मैं आज हिंदुस्तान को देख रहा हूं, टूटता हुआ देख रहा हूं मैं उसे। जहां हिंदुत्वा जो फोर्सेस हैं उनने वहां जो अकलियतों पे जुल्म जबर किया, वहां जो मुसलमान थे या जो दलित हैं या जो क्रिश्चियन है या जो बुद्धिस्ट हैं, उनको कहा जाता कि आप या तो हिंदू बने या तो हिंदुस्तान छोड़ दें। ये मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान अब टूटने जा रहा है, जहाँ 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान हैं। इसी तरह से वहाँ दलित भी बड़ी तादाद में हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं। और मैं इंशाल्लाह अनकरीब देख रहा हूँ कि एक और पाकिस्तान बनने जा रहा है, जहाँ आज आप दुनिया के अंदर आप देखें ओआईसी ने भी कई पाकिस्तान बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह जी। आप देखें ओआईसी ने भी इस चीज़ का जो है सख्ती से नोटिस लिया है और कैंपेन चली है सोशल मीडिया पे, जहां रॉयल फैमिली, बिल्कुल रॉयल फैमिली ने इस हवाले से बिल्कुल बड़े खदशात जो का इजहार किया है। और जो यूरोप, ये जो अरब कंट्रीज के अंदर जो हिंदू जो एम्प्लॉयज थे जो कट्टर इंतहा पसंद थे, उन्होंने जब सोशल मीडिया पे वहां पर इसका प्रचार किया तो उनको मुल्क बदर किया गया। इसी तरह से वहां वार्निंग दी गई है मोदी को, अमित शाह को, कि ये जो आप गलत रास्ते पे चले हैं, ये तो ठीक है, अब रोकना कैसे सर? अब इसमें हमने, जहां पाकिस्तान का मीडिया है, सोशल मीडिया है, हमने उन लोगों की हौसला अफजाई करनी है जो वहां जुल्म जबर का शिकार हैं। हमने दुनिया के अंदर आवाज उठानी होगी। जिस तरह से खान साहब आवाज उठा रहे हैं, वहीं से हर तबके ने, यहाँ जो अपोजिशन है, यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो अपने लेवल पे काम करें ताकि उन लोगों के लिए कोई सहूलियत वहां बने, उन लोगों को जो है जुल्म जबर से बचाया जाए। तो इस हवाले से हमने बैन अक़वामी बरादरी को भी जो है आश्कार करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल अदा करे। जहां अक़वाम मुत्तहिदा पिछले 72 साल से मसले कश्मीर हल करने में नाकाम रहा है, वहां उसके ऊपर ये सवालिया निशान है कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान भी करब में है, हिंदुस्तान की अक़लियत जो है उनको निशाना बनाया जाता है। वहीं कश्मीर के अंदर भी अगर आप देखें 5 लाख से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन हम अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आज कोविड-19 बिल्कुल जहां पर कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इसके अगेंस्ट दुनिया जहां फाइट कर रही है, वहीं मकबूजा कश्मीर में लोगों को मारा जाता है। फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं डॉक्टर्स। कल देखें डॉक्टर मुजफ्फर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो मेडिकल स्टाफ है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं, खुर्दोनोश की अशिया मैसर नहीं है, दवाइयां मैसर नहीं है, इंफॉर्मेशन ही बाहर नहीं आ रही, हमें पता ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक। तो हिंदुस्तान कौन सी इंसानियत की बात कर रहा है, कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहा है? मैं सरदार साहब को यहाँ पे इन्वॉल्व करूं। सरदार साहब, डिजिटल स्पेस है जनाब, ये बड़ी खुशी की बात है सारे अरसे में। पेंडेमिक का जो मामला हुआ है, यकीनन अफसोस की बात है कि बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट भी हो रहे हैं, 4 लाख के करीब बात भी हुई। लेकिन कश्मीर के मामले को अगर देखा जाए तो कहते हैं इतने सेमिनार्स नहीं हुए जितने वेबिनार्स हो चुके हैं। तो डिजिटल जो स्पेस है उसका हम कितना फायदा उठा सकते हैं, और हाउ कैन वी स्टॉप दीस ब्रूटल किलिंग्स जो कुछ वहां पे इंडिया कर रहा है, किस तरह से रोकें कैसे इसको? देखें, हिंदुस्तान जो इस वक्त वहाँ पे जिस तरह उसने एक तरफ कश्मीर के अंदर पाबंदियां लगाई और कश्मीर के लोगों को जुल्म बर्बरीत का निशाना बनाया, वहाँ उसने पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की। उसने चाइना के साथ भी छेड़छाड़ की, जहाँ से उसको बड़ी सख्त मार पड़ी है। उसने भूटान के साथ और नेपाल के साथ भी पंगा लेने की कोशिश की, और हत्ता कि बांग्लादेश के साथ और श्रीलंका के साथ भी उसके ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है। तो हिंदुस्तान एक तरफ अंदरूनी दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है,
दूसरी तरफ वो बैरूनी अपने पड़ोसी ममालिक के साथ जहारियत का भी इर्तिकाब करने की तैयारी कर रहा है। तो ये हिंदुस्तान के जो अज़ाइम हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हिंदुस्तान को जो है उसको मज़ीद एक्सपोज किया जाए, और उसकी ये जो एग्रेशन वाली पॉलिसी है जो कि वो न सिर्फ कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, बल्कि वो अपने तमाम पड़ोसी ममालिक में उनके साथ छेड़खानी करके जहारियत करके वो चाहता है कि वो इस इलाके में एक थानेदार की हैसियत से वो सामने आए और अपना एक इजारादारी कायम करे। तो इसको रोकने के लिए दुनिया के सामने हमें यूनाइटेड नेशन के अंदर भी, हमें यूरोपीय यूनियन में भी, हमें इंसानी हकूक़ के इदारों को भी, हमें दुनिया के बाकी ममालिक को भी और लीडरशिप को भी, जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं, इसको मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। सफारती सतह के ऊपर हिंदुस्तान को मज़ीद एक्सपोज करने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है कि अगर ये आपने हिंदुस्तान का हाथ नहीं रोका बर वक्त, तो ये शायद इस जनूबी एशिया का अमन ही शायद खतरे में ना हो, सारी दुनिया का अमन तय-ओ-बाला हो सकता है। तो इसलिए दुनिया के भी इंटरेस्ट हैं, इंसानियत का भी तकाजा है, इंसाफ का भी तकाजा है, इस रीजन के भी जो हालात हैं उसका भी तकाजा ये है कि हिंदुस्तान को इस पॉलिसी से अब रोका जाए और यहाँ पे अमन लाने के लिए, आप देरपा अमन लाने के लिए आप कश्मीर के मसले के ऊपर फोकस करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। वानी साहब, पावर सेंटर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन, OIC, इन पावर सेंटर्स का कितना अब रोल बन सकता है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, बतौर कश्मीरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फर्दर पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान वकील भी है, पाकिस्तान इसकी दलील भी देगा, पाकिस्तान इसकी फाइट भी लड़ेगा, अखलाकी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, सफारती तौर पे भी। हाउ यू एक्सपेक्ट बीइंग अ कश्मीरी? जहां हम देख रहे हैं हम नाउम्मीद नहीं है। पिछले 72 साल से हम अपने हक जद्दोजहद को जो है वो पाए तकमील तक इंशाल्लाह लेकर ही रहेंगे। वहीं पाकिस्तान की काविशें भी काबिल तासीन है, जहां मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने जाराना अंदाज में काम करना होगा। अगरचे बैनुल-अक़वामी बरादरी का दोहरा मियार है, खासकर यूनाइटेड नेशंस का, 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई। बदकिस्मती से दो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, एक पलस्तीन है, एक कश्मीर है, जिनको अपने हक आज़ादी से महरूम रखा गया है। आज की डेट में हमने दुनिया के पास जाना होगा, बैनुल-अक़वामी बरादरी के अंदर लॉबी करनी होगी, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर, और अक़वाम मुत्तहिदा को जगाना होगा, OIC को। बल्कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंस थी कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड किंगडम और इस्लामाबाद से, जहाँ पर कोई 50 से ज़ायद जो उसमें डेलीगेट्स थे, जो स्पीकर्स थे, उसमें बिल्कुल उसमें जो पार्लियामेंटेरियन थे यूरोपियन और ब्रिटिश और अमेरिका से, उन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार किया कि अब यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उसके अंडर मसले कश्मीर का हल निकलना चाहिए। और जहां कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे हैं, हमने उनकी आवाज़ को लबैक कहते हुए पूरी दुनिया को जगाना होगा। ये उनकी आवाज़ थी कल, जो फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर हैं, जो यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन हैं, जहाँ पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ने भी कल उसमें अपना इजहार ख्याल किया है। वहीं हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने काम करना होगा। बाकी जंग के हवाले से मैं इंशाल्लाह, मैं पाकिस्तान की फौज पे मेरा इतना ईमान है कि हम एक हफ्ते के अंदर हिंदुस्तान को जो है दंदान शिकस्त जवाब, मतलब शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। हमने 27 फरवरी को वाक़ा उसे याद होना चाहिए कि जहां वो बढ़ के मार रहा था, शोर शराबा कर रहा था, वहीं पाकिस्तान के शाहीनों ने जब उसे दंदान शिकस्त जवाब दिया, शकन जवाब दिया, तो हिंदुस्तान की मां मर गई है। उसके फौजियों के मोरल डाउन है। श्रीनगर के अंदर जो 9 से 10 लाख फौजी, वो किसी जंग के काबिल नहीं है। अब आप चाइना में देखें, चाइना में जो ट्रूप्स चाइनीज अंदर दाखिल हो गए हैं, अब हिंदुस्तान को सांप सौंप गया है। वो किसी किस्म का स्टेटमेंट अब नहीं आ रहा है। मोदी चुप हो गया, अमित शाह की अब राजनाथ सिंह की बोलती बंद हो गई है। और जो उनका मीडिया है, आप देखें वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, कभी कबूतर आ रहा है, कभी हवाएं आ रही हैं, कभी जो टेडी दल आ रहे हैं। तो ये उनकी जो है ना वो जहनियत है। इस चीज से आप अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान कितना जो है वो बहादुर कहलाता है। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि कश्मीर जरूर आजाद होगा। आपका मानना है कि हमारी फाइट सही डायरेक्शन में है और हम सही तरह से सिर्फ स्पीड अप करने की जरूरत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? फेस लाइन पे भी आप देखें हमारे जो फौजी हैं, हमारी जो मुसल्लह अफवाज है, वो किस तरह से वहां उनको जवाब दे रहे हैं और वो निहत्ते लोगों पे हमला कर रहे हैं। वहीं इंशाल्लाह मैं पुरुमेद हूं, जब तक न भारत को जरब पड़ेगी तब तक उसे होश नहीं आएगा। और कश्मीरियों का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ है और इंशाल्लाह वो होके रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब्दुल हमीद लोन साहब और सरदार अब्दुल राज़िक साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वंडरफुल डिस्कशन टुवर्ड्स टॉपिक ऑफ द डे। जनाब, 300 दिन
मुकम्मल हो गए हैं और जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है हिंदू राष्ट्र की जानिब से, भारत की जानिब से, वो पूरी दुनिया को यकीनन हमने बता तो दिया है। अब पूरी दुनिया या ख़ास तौर पे जो पावर सेंटर्स हैं दुनिया के, या पावर सेक्टर्स हैं दुनिया के, वो किस हद तक एक्शंस की मोड में आते हैं, ये सवाल, इसका जवाब अभी लेना बाकी है। और इसके लिए हमने क्या एफर्ट्स करनी है, हमारी जो वजारत ख़ारिजा है इस हवाले से किस तरह से काम कर रही है, यकीनन ये भी कुछ दिनों के बाद जो है वो पॉलिसी सामने आ जाएगी कि क्या काम किया जा रहा है उस वक्त में जबकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 195 197 दुनिया के कंट्रीज ऐसे हैं जो इससे मुतासिर हैं। 4 लाख के करीब जो है लोग उनकी अमवात हो चुकी हैं और 70 लाख से ज़ायद लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान ने इस चीज को खत्म नहीं होने देना, इसे दबने नहीं देना, इसे मीडिया से भी आउट नहीं होने देना और इनको जगाए रखना, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि इंडिया के जो अज़ाइम हैं वो इन 4-5 अज़ाइम तक नहीं रुकेंगे। उसके मकासद बड़े हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहता है, वो मुसलमानों की आबादी का जो तनासुब है उसको तब्दील करना चाहता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसे अब हमने रोकना कैसे है, दिस इज येट टू बी डिसाइडेड। कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।